सब बिना मास्टर प्लान के अगर जैसे ये सब हो रहा है उसके बाद आप लोगों को इतनी सारी दिक्कतें आती हैं, तो क्या आपने सरकार से बात करने की कोशिश की? बिना मास्टर प्लान के ये सब विकास हो रहे हैं। हम लोगों की तो समझ से परे है कि किसी शहर का विकास इस तरीके से कैसे हो सकता है। वही 10,000 करोड़ का होता था, जो आज 2 लाख करोड़ के आसपास है। जी। लेकिन उसके बाद कोई भोपाल के लिए बहुत ज़्यादा काम हो नहीं पाया। भोपाल में तो नए रोजगारों का सृजन बहुत कम हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों खरी बात न्यूज में फिर से आपका। और आज एक और खास शख्सियत को लेकर आए हैं आमने सामने में आपके साथ। आज हमारे साथ जो हैं वो मौजूद है भोपाल के क्रेडाई, आपको बता दें कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स ऑफ इंडिया के स्पोक्स पर्सन है मनोज मीक जी। बहुत बहुत स्वागत है सर खरी बात न्यूज में आपका। सबसे पहले तो आपसे कहना चाहूंगी कि आप भोपाल में जो है एक बिल्डर्स की जो है कहीं ना कहीं कमान संभाल रहे हैं, उनकी जबान जो है वो आप सामने रख रहे हैं, उनकी बात जो है वो आप सामने रख रहे हैं। कैसा लगता है सर आपको अपने लोगों के बिहाफ पर बोलने में? देखिए, हर बिजनेस में आपको अपने जो आपके लोग हैं और जो सरकार है उनके बीच में सेतु का काम करना पड़ता है। और उसके लिए ही तमाम तरह की एसोसिएशन बनी हुई हैं जिनकी बातें सरकारें सुनती हैं। तो हम सरकार और डेवलपर और जो कस्टमर हैं उनके बीच में सेतु का काम करते रहे हैं शुरू से। और ये हमारे जो क्रेडाई है ये अपेक्स बॉडी है, ऑल इंडिया लेवल पे है। इसकी एक नेशनल बॉडी होती है और फिर स्टेट बॉडी होती है, फिर सिटी चैप्टर्स होते हैं। तो भोपाल चैप्टर भी लगभग 15 साल से एक्टिव है यहाँ पे। और हमने डेवलपर्स के हित में और कंज्यूमर्स के हित में बहुत सारे काम किए हैं और सरकारों से नियमों में काफ़ी शिथिलता लाई है। लेकिन आज भी अड़चने जो हैं वो हैं ही। सर तो बेसिकली क्रेडाई में आपको आप जैसे कि तमाम सारे बिल्डर्स जो है आपके साथ हैं, आपको तमाम तरीके की अड़चने आती होंगी। क्या कुछ ऐसी अड़चने हैं जो आप कह रहे हैं कि आती हैं, वो जिनसे आप डे टू डे लाइफ में आप हो या जो आपके बिल्डर भाई हो वो सफर करते हैं? देखिए, भोपाल के संदर्भ में बात करें तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस शहर का कि 1995 में इस शहर का मास्टर प्लान आया था, जो शहर के नियोजन के लिए और सुनियोजित विकास के लिए बनाए जाते हैं जी, जो अमूमन हर 10 साल में बनाए जाते हैं। लेकिन 1995 के बाद से आज तक कोई मास्टर प्लान नहीं आया है, जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस शहर का जी। इंदौर जैसे शहर में 95 के बाद 2 मास्टर प्लान आ चुके हैं। और भोपाल भौगोलिक तौर पे बहुत बड़ा एरिया है। यहाँ का जो नगर निगम का एरिया है वो भी 800 स्क्वायर किलोमीटर का है और लगभग उससे 200 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा, 1000 स्क्वायर किलोमीटर का प्लानिंग एरिया है। और मास्टर प्लान नहीं आने से अनियोजित विकास हो रहा है, अवैध कॉलोनियाँ बन रही हैं, डेवलपर्स को नए प्रोजेक्ट्स लाने में अड़चन आ रही है, लैंड यूजेस प्रॉपर नहीं मिल पा रहे हैं। और इस बीच में बहुत सारे ट्रंक प्रोजेक्ट आए हैं, जैसे आप देख रहे हैं मेट्रो का काम चल रहा है, गैस पाइपलाइन के ट्रंक पाइपलाइन का काम चल रहा है, स्मार्ट सिटी इस बीच में आ गए हैं। लेकिन बिना मास्टर प्लान के ये सब विकास हो रहे हैं। हम लोगों की तो समझ से परे है कि किसी शहर का विकास इस तरीके से कैसे हो सकता है। सब बिना मास्टर प्लान के अगर जैसे ये सब हो रहा है उसके बाद आप लोगों को इतनी सारी दिक्कतें आती हैं, तो क्या आपने सरकार से बात करने की कोशिश की? सरकार से लगभग हर साल, बल्कि साल में 4 बार हम लोग निवेदन करते हैं कि मास्टर प्लान को जितना जल्दी हो सके लाया जाना चाहिए। लेकिन हम नहीं समझ पा रहे हैं कि किन कारणों से शहर का मास्टर प्लान रोका हुआ है। और हम जनप्रतिनिधियों से भी मिलते रहे हैं इसके सिलसिले में कि वो लोग दबाव बनाए सरकार पे। मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात की है और जो भी ब्यूरोक्रेसी है उनसे भी लगातार मिलते रहते हैं, लेकिन अभी तक हमें सफलता नहीं मिली है जी। अच्छा, अगर जैसे सरकार नहीं मानती है तो कभी आप लोगों को धरना आंदोलन ऐसा भी कुछ करना पड़ा है? कभी कोई ऐसा मौका आया है? डेवलपर चूंकि बहुत बड़ी संख्या में नहीं होते हैं तो उनके धरने प्रदर्शन से बहुत असर सरकार पे नहीं आता है। हम लोग रेवेन्यू जनरेटर बिजनेस में है, तो सरकार को हम जब बिजनेस करते हैं तो सरकार को इसमें भारी लाभ होता है। लगभग 37% जो है वो टैक्सेस में हमारे बिजनेस का जाता है। तो सरकार को खुद ही इस तरफ सुध लेनी चाहिए और अमूमन लेती भी है। लेकिन हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि डेवलपर्स के सिलसिले में सुनवाई बेहद कम हो गई है। अच्छा सर, ये अगर एक मतलब आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पर पूछूं
तो पहले जैसे कि यहाँ पर 10 साल की जो कांग्रेस सरकार भी थी, उसके बाद जो है अभी 15 से 20 साल हो गए हैं भाजपा सरकार को। क्या लगता है आपको कि किसमें कहीं ना कहीं बिल्डर्स को जो है वो थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि 20 साल से तो आप भाजपा सरकार को देख रहे हैं। देखिए, जब इससे पहले 10 साल कांग्रेस सरकार थी तब स्टेट का जो टोटल बजट था वही 22,000 करोड़ का होता था, जो आज 2 लाख करोड़ के आसपास है। जी उस समय जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन किए गए थे उसके फ्रूट्स आना चालू नहीं हुए थे। जी। वो सारे चालू हुए हैं सन 2005 के बाद से। और 2005 के बाद से लगातार भाजपा की सरकार है। और इस सरकार ने भी बहुत से ऐसे काम किए हैं कि जो जिससे डेवलपर्स को फ़ायदा हो। लेकिन आप मोटे तौर पे देखेंगे तो जो इससे पहले 10 साल दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने मास्टर प्लान उनके टाइम पे आया था, हाउसिंग पॉलिसी उनके टाइम पे आई थी, जो अर्बन सीलिंग एक्ट है उनके साथ टाइम पे एबॉलिश हुआ था। तो बहुत जो बड़े कदम थे उस समय लिए गए थे। उसके बाद से भोपाल के संदर्भ में तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़े कदम लिए गए हैं यहाँ पे। हालांकि उमा भारती जी के टाइम पे साई जैसा प्रोजेक्ट जरूर आए हैं, लेकिन उसके बाद कोई भोपाल के लिए बहुत ज्यादा काम हो नहीं पाया। तो अब क्या लगता है आपको, जैसे 2018 के जो चुनाव थे उसमें कांग्रेस को जो है जनता ने स्वीकार किया था, कांग्रेस लाई थी, लेकिन वापस से भाजपा आ गई। क्या लगता है अगर कांग्रेस आई होती तो कुछ बदलाव आता? अभी जो है बिल्डर्स की जो हालत है, जो सिचुएशन में वो है, उसमें कुछ सुधार आ पाता? पिछले 15 महीने, जब पहले 15 महीने सरकार आई थी, उन्होंने अर्बन डेवलपमेंट में काफी काम करने के प्रयास किए थे। जी। मेट्रो का प्रोजेक्ट उसी टाइम प्रारंभ हुआ था, जहाँ तक मुझे याद आता है। उसके बाद में मास्टर प्लान जो 2031 का आना था, उन्होंने तैयार किया था, ड्राफ्ट तैयार हो गया था, जो शासन के पास अप्रूवल के लिए आज भी पेंडिंग है 2020 के बाद से। और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे काफ़ी जोर था उनका, क्योंकि देखिए हमारा जो बिजनेस है वो कुल मिला के तो जब रोजगार जनरेट होंगे, लोग यहाँ आएंगे, तभी उनको मकानों की या ऑफिसेस की जरूरत होगी। और भोपाल में तो नए रोजगारों का सृजन बहुत कम हो रहा है। इंदौर के मुकाबले में तो मुझे लगता है कि 20% भी नहीं हो रहा है। तो इस शहर की तरफ ज़्यादा ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। मेरा तो ये मानना है इस शहर के लिए ही क्यों, इंदौर के अलावा जितने बड़े शहर हैं, चाहे जबलपुर हो, ग्वालियर हो, भोपाल हो, इन सब की तरफ ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। नहीं तो यही होता है कि जैसे एनसीआर है या मुंबई है, यही सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड हो जाते हैं, और कोरोना जैसी महामारी के टाइम यहीं पे ज़्यादा परेशानी आती है। तो बजाय इसके सब शहरों पे ध्यान देना चाहिए, केंद्रीकरण करना चाहिए, आबादी को सब जगह जाने देना चाहिए। इस तरफ केंद्र सरकार ने कुछ इसके लिए विचार भी किए हैं, लेकिन वो कब तक असली जामा पहना पाते हैं, आप समझ में आएगा बात। जी चलिए ठीक है। तो क्रेडाई के माध्यम से जानना चाहते हैं कि क्रेडाई के माध्यम से किस तरीके से जो है आप लोगों को हेल्प पहुंचाते हैं, एक सेतु बनने की मदद करते हैं। काफी टाइम जो है हम रेरा जो आपका रेरा में भी जो केसेस सामने आते हैं कि किसी ने नहीं किया रजिस्ट्रेशन, कभी कुछ हुआ, कोई दिक्कतें आई, उनको कैसे सॉर्ट करता है क्रेडाई? क्रेडाई सबसे पहले तो जैसे अभी की समस्या मैं बताऊं आपको, तो मास्टर प्लान नहीं होने के कारण लैंड यूजेज नहीं है। और एक प्रावधान है कि जब तक नया मास्टर प्लान नहीं आता, जब तक धारा 16 के अंतर्गत लेआउट अप्रूव किए जा सकते हैं। धारा 16 के अप्रूवल्स भी टाउन कंट्री प्लानिंग द्वारा नहीं दिए जा रहे हैं, जिसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली है। मान लीजिए कोई अप्रूवल पुराने प्लानिंग एरिया में हो भी जाता है तो रेरा में जाके अटक जाता है, क्योंकि नए तरीके के कंप्लाइंसेस अभी रेरा मांगने लगी है, जो पहले नहीं मांगे जाते थे। तो काफ़ी समय तक रेरा में स्वीकृति के लिए प्रोजेक्ट अटके रहते हैं, जिसके कारण जो डेवलपर का कैपिटल है वो लंबे समय तक अटका रहता है, और उसको उसके ब्याज की बहुत हानि होती है, और वो प्रोजेक्ट वाइबल नहीं रह जाता है। क्योंकि आज वैसे भी जो है वो कीमतें जो पहले ले पाता था डेवलपर, वो ले नहीं पाता है। आए दिन जो है वो निर्माण सामग्रियों के दाम बढ़ रहे हैं। जीएसटी के बाद निश्चित रूप से सभी निर्माण सामग्रियों के दाम बढ़े हैं, और पेट्रोल डीजल के दाम ऊपर नीचे के ऊपर होने के कारण लगातार जो है वो रेट बदलते हैं निर्माण सामग्रियों के। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो निर्माण सामग्रियों पे ही आता है, उसका ओवरऑल इम्पैक्ट प्रोजेक्ट पे आता है, और प्रोजेक्ट की वाइबिलिटी इससे इफेक्ट होती है। तो हमने ये भी अभी असेस किया है कि बहुत सारे डेवलपर
इस स्टेट से निकल के दूसरे स्टेट में जाने लगे हैं, वहाँ काम करने लगे हैं। तो ये तो प्रदेश के लिए राजस्व की हानि का विषय है, बिल्कुल, तो इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। चलिए ठीक है। आज हमने जो है क्रेडाई के स्पोक्स पर्सन है मनोज जी, इनसे आपको रूबरू कराया, तमाम तरीके की समस्याओं के बारे में रूबरू कराया कि क्या जो है बिल्डर्स की समस्याएं हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनकी समस्याओं को ऑलमोस्ट हमेशा निग्लेक्ट किया जाता है, कोई देखता नहीं है, कोई सुनता नहीं है, किसी को पता ही नहीं होता है। इससे पहले मुझे भी इस बारे में ज्यादा मैं जानकारी नहीं रखती थी कि बिल्डर्स को है जो उनको क्या ऐसी मुख्य समस्याएं आती हैं, पर ये आज हमने मनोज जी से मिले और जाना कि क्या समस्याएं आती हैं। इसके अलावा भी अगर इस बारे में आपको कुछ भी जो है जानकारी पानी हो, क्रेडाई के बारे में कुछ जानकारी पानी हो, भोपाल के कुछ लोग हो जो इस बारे में कुछ इनसे जानकारी चाहते हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हम फिर से इनका समय लेने की जो है कोशिश करेंगे और आपके जो सवालों के हैं वो जवाब लेकर फिर हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही, किसी और शख्स से आपको जल्द से जल्द ऐसे ही रूबरू कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।